क्या क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जिससे कम से कम जोखिम लेकर मतलब करोड़ों कमाए जा सकें? सुनने में ये सवाल थोड़ा किसी गेट रिच क्विक स्कीम जैसा लगता है ना? लगता है। लेकिन आज हम जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो मॉन्च पबराई की किताब द धंधो इन्वेस्टर से निकला है। और ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि अगर ये इतना ही आसान है तो हम सब अमीर क्यों नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और असल में आज हमारी चर्चा का जो केंद्र है वो यही होगा। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि धंधो फॉर्मूला क्या है, बल्कि हम उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को, उन छिपे हुए जालों को भी खोलेंगे जो इस सीधे साधे विचार को अमल में लाना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। आज का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाजार नहीं होता, बल्कि हम खुद होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम पटेलों की उस दिलचस्प कहानी से शुरू करेंगे जिन्होंने अमेरिका में मोटेल इंडस्ट्री में एक तरह से क्रांति ला दी, और वहां से उन 5 सुनहरे नियमों तक पहुंचेंगे जो इस मानसिकता को एक व्यवहारिक ढांचा देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये धंधो सोच असल में है क्या और क्यों। इसे जानना तो आसान है पर अपनाना बहुत मुश्किल। तो इस फॉर्मूले की जड़ें, जैसा कि मैंने कहा, किसी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के क्लासरूम में नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की जमीन पर है। हाँ। लेखक मॉन्च पबराई ने अमेरिका में बसे पटेल समुदाय की सफलता को बहुत बहुत करीब से देखा। ये वो लोग थे जो 1970 के दशक में भारत से अमेरिका गए। ज्यादातर के पास न तो कोई बड़ी डिग्री थी, न बहुत ज्यादा पैसा, और अंग्रेजी भी मतलब काम चला हुई थी। फिर भी कुछ ही दशकों में उन्होंने अमेरिका की पूरी मोटेल इंडस्ट्री पर एक तरह से कब्जा कर लिया। ये कैसे हुआ? और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। उनकी सफलता का राज कोई जटिल एल्गोरिदम या कोई बिजनेस सीक्रेट नहीं था। उनका एक ही सीधा साधा सिद्धांत था, कम जोखिम ज्यादा फायदा। कम जोखिम ज्यादा फायदा। हाँ, वो कोई भी मोटेल तब खरीदते थे जब वो मुश्किल में हो, बैंक उसे नीलाम कर रहा हो या कोई दूसरा उसे हाथ लगाने को तैयार ना हो। अच्छा। मतलब वो उसे उसकी असली कीमत के बहुत ही छोटे हिस्से पर खरीदते थे। यही उनकी मानसिकता थी, जिसे वो धंधो कहते थे। एक ऐसा सौदा जहां नुकसान की गुंजाइश बहुत कम हो लेकिन फायदे की संभावना बहुत ज्यादा। और यही इस पूरी सोच का दिल है। हाँ। किताब में एक लाइन है जो बार बार आती है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी अगर सिक्का सीधा गिरा तो मैं जीतूंगी, और अगर उल्टा भी गिरा तो मेरा कुछ खास नुकसान नहीं होगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक अच्छा सौदा खोजने के बारे में तो नहीं है ना? इसमें कुछ और भी गहरा है। हाँ, और वो गहरी बात यह है कि ये ढांचा आपको निवेश के अवसर खोजने से ज्यादा अवसरों को ना कहना सिखाता है। अच्छा, मतलब इंतजार करना। बिल्कुल। एक धंधो निवेशक का ज्यादातर समय इंतजार करने में ही गुजरता है। वो 99% उन अवसरों को मना कर देता है जो अच्छे तो लगते हैं पर लगभग बिना जोखिम वाले नहीं होते। सही पकड़ा। तो ये मानसिकता एक निवेशक की भूमिका को एक विश्लेषक से बदलकर एक, कह सकते हैं, धैर्यवान शिकारी में बदल देती है। वाह! जो झाड़ियों में छिपकर सही, आसान और लगभग निश्चित शिकार का इंतजार करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये सक्रियता का नहीं बल्कि धैर्य का खेल है। लेकिन असल दुनिया में ऐसे मौके दिखते कैसे हैं? किताब में वो 100 रुपए की चीज को 30 रुपए में खरीदने वाला उदाहरण है, जो काफी सरल है। हाँ। क्या हम इसे थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं? ये सिर्फ सस्ता खरीदना है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है, ये बाजार के नजरिए से अलग सोचने की क्षमता है। सोचिए 2020 की शुरुआत में जब महामारी आई तो एयरलाइन और होटल स्टॉक्स बुरी तरह गिर गए थे। हाँ, बिल्कुल। बाजार ये मानकर चल रहा था कि ये कंपनियां शायद बचेंगी ही नहीं। ये 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचने जैसा था। सही बात है। अब ज्यादातर लोग डर कर बेच रहे थे, लेकिन एक धंधो निवेशक क्या सोचेगा? वो ये नहीं देखेगा कि कीमत कितनी गिरी है, वो ये आकलन करेगा कि इन कंपनियों के दिवालिया होने की वास्तविक संभावना क्या है। मतलब जहां बाजार भावनाओं में बहकर कह रहा है कि 90% दिवालिया होने की संभावना है, वहीं धंधो निवेशक अपने शोध के आधार पर ये देख सकता है कि असल संभावना शायद सिर्फ 20% है। बिल्कुल। असली खेल कीमत का नहीं, संभावनाओं का है, प्रोबेबिलिटीज का है। धंधो निवेशक को एक ऐसा दाव मिल जाता है जहां अगर वो गलत हुआ तो वो 10 रुपए गवाएगा, लेकिन अगर वो सही हुआ और कंपनी बच गई तो वो 10 रुपए वापस 100 रुपए बन सकते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ छूट पर खरीदारी नहीं है,
ये बाजार के गलत मूल्यांकन का फायदा उठाना है। असली बढ़त यहीं से मिलती है। ये बात तो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। ये सिर्फ एक सस्ता स्टॉक नहीं है, बल्कि एक गलत कीमत पर लगाया गया दाव है। लेकिन अगर ये इतना तार्किक है, तो फिर ज्यादातर लोग बाजार में पैसा क्यों गंवाते हैं? ये हमें हमारी चर्चा के उस मूल सवाल पर वापस लाता है कि ये सरल विचार व्यवहार में इतना कठिन क्यों है। और मुझे लगता है इसके पीछे कुछ बहुत ही बुनियादी मानवीय भावनाएं हैं। हाँ, और सबसे पहली है जल्दी अमीर बनने की चाह। धंधो फॉर्मूला धैर्य मांगता है, सालों का इंतजार मांगता है, लेकिन ज्यादातर लोग आज निवेश करके कल परिणाम चाहते हैं, और इसी जल्दबाजी में वो उन मौकों में कूद पड़ते हैं जहां जोखिम बहुत ज्यादा होता है। और इसी से जुड़ी दूसरी भावनाएं हैं डर और लालच। जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लोगों को लगता है कि वो पीछे छूट जाएंगे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल, ये फोमो उन्हें किसी कीमत पर खरीदने पर मजबूर कर देता है। और जब बाजार गिरता है तो वही लोग डर के मारे अपनी सबसे अच्छी संपत्ति को भी कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। आप 100 रुपए की चीज को 30 में खरीदने के बजाय डर के मारे 30 में बेच रहे हैं। सही कहा। और तीसरी बड़ी वजह है भेड़चाल। हम सामाजिक प्राणी हैं, और जब हम अपने आसपास सभी को एक ही दिशा में भागते हुए देखते हैं तो अकेले खड़े रहना साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल होता है। अगर सब लोग किसी नए चमकते हुए टेक्नोलॉजी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो एक पुरानी बोरिंग कंपनी में पैसा लगाकर इंतजार करना ये इंसानी स्वभाव के काफी विपरीत है। तो एक तरफ हैं ये मानवीय भावनाएं, जल्दबाजी, डर, लालच, भेड़चाल, और दूसरी तरफ है धंधो मानसिकता। ये सिर्फ दो अलग अलग रणनीतियां नहीं है, ये सोचने के दो बिल्कुल विपरीत तरीके हैं। एक ज्वारी की तरह सोचना और एक व्यापार के मालिक की तरह सोचना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक जुआरी सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है। वो बस उम्मीद करता है कि कीमत ऊपर जाएगी। हाँ, वहीं एक बिजनेस मालिक या एक धंधो निवेशक उस कंपनी के आंतरिक मूल्य को, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को समझता है। वो खुद से पूछता है, अगर ये पूरी कंपनी मुझे आज खरीदनी हो तो मैं इसकी क्या कीमत दूंगा, और फिर वो इंतजार करता है कि बाजार उसे उस कीमत से बहुत नीचे वो कंपनी ऑफर करे। बिल्कुल, यही बुनियादी फर्क है। ठीक है, तो हमने मनोविज्ञान को समझ लिया, अब इसे थोड़ा व्यावहारिक बनाते हैं। वो कौन से नियम हैं जो इस मानसिकता को एक ठोस रणनीति में बदलते हैं? स्रोत में 5 नियमों का जिक्र है, और मुझे लगता है कि इन्हें एक एक करके देखने की बजाय ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। हाँ, ये अच्छा तरीका है। तो पहला नियम है एक अच्छे बिजनेस को कम दाम पर खरीदो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये बेंजामिन ग्राहम का विचार है जिसे वॉरेन बफेट ने बहुत प्रसिद्ध किया। इसका मतलब है कि अगर आपके हिसाब से किसी बिजनेस का मूल्य 100 रुपए है तो आप उसे 90 या 80 में नहीं खरीदेंगे, आप उसे 50 या 40 रुपए में खरीदने का इंतजार करेंगे। ये जो 50-60 रुपए का अंतर है, यही आपके सुरक्षा की गारंटी है। अच्छा, तो ये एक तरह का बफर हुआ। बिल्कुल। ये भविष्य की अनिश्चितताओं, आपकी अपनी गलतियों और कह सकते हैं बुरी किस्मत के खिलाफ आपका कवच है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। आज की दुनिया में तो सबसे बड़े अवसर जटिल क्षेत्रों में लगते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे में किताब का दूसरा नियम कहता है जटिलता से बचें, आसान व्यापार, आसान मुनाफा। क्या ये सलाह आज के जमाने में थोड़ी पुरानी नहीं लगती? क्या हम सादगी के चक्कर में बड़े मौके गंवा नहीं रहे? भी एक बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब इस बात पे छिपा है कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सही आकलन कैसे करते हैं। देखिए, जिन व्यवसायों को आप और मैं आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कोई चॉकलेट बनाने वाली कंपनी या पेंट बनाने वाली कंपनी, उनके भविष्य का अंदाजा लगाना तुलनात्मक रूप से आसान है। सही बात है। आप समझ सकते हैं कि उनके सामने क्या जोखिम है। लेकिन एक जटिल बायोटेक कंपनी जिसका भविष्य एक अकेली दवा के सफल या असफल होने पर टिका है, उसका आंतरिक मूल्य निकालना लगभग असंभव है। अच्छा। जटिलता अक्सर उन जोखिमों को छिपा देती है जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए वहां एक सच्चा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत मुश्किल होता है। तो सादगी आपको जानने की शक्ति देती है कि आप क्या नहीं जानते हैं? बिल्कुल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सादगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सुरक्षा तभी रख सकते हैं जब आप बिजनेस को समझते हो। और ये बात चौथे नियम से भी जुड़ती है, जो कहता है कि बड़े रिटर्न के लिए बड़े दांव जरूरी नहीं है। हाँ। अगर आप कम जोखिम वाले और ज्यादा फायदे वाले सौदे ढूंढ रहे हैं तो आपको करोड़ों का मुनाफा कमाने के लिए करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपके सौदे की संरचना ही ऐसी है कि अगर वो चल गया तो एक छोटी सी रकम भी कई गुना बढ़ सकती है। ये मानसिकता उन लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली है जिनके पास पूंजी सीमित है। बिल्कुल, वो कुछ चुनिंदा अच्छी तरह से समझे गए दांव लगाकर भी बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। और अब वो आखिरी नियम जिसे स्रोत में असली सुपर पावर कहा गया है, धैर्य। निवेश करके भूल जाना। ये सुनने में सबसे आसान लगता है, लेकिन शायद करने में सबसे मुश्किल है, खासकर आज की दुनिया में जहां हमारे फोन पर हर सेकंड बाजार की खबरें आ रही हैं। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। एक बार जब आपने सारे नियम अपनाकर एक निवेश कर दिया, एक अच्छा बिजनेस, बड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, जिसे आप समझते हैं, तो असली काम शुरू होता है। और वो काम है कुछ ना करने का काम। उस निवेश को एक छोटे पौधे की तरह बढ़ने का समय देना होता है। धैर्य ही वो शक्ति है जो आपको बाजार के रोजमर्रा के शोर से, टीवी पर चिल्लाते विशेषज्ञों से और रातों रात अमीर बनने की कहानियों से बचाती है। ये आपको अपने विश्लेषण पर टिके रहने और भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी ना होने देने की ताकत देता है। बिना धैर्य के बाकी सारे नियम बेकार हैं। तो आखिर में ये फॉर्मूला और ये किताब किसके लिए है? स्रोत ये भी बताता है कि ये वॉरेन बफेट के सिद्धांतों को भारतीय उद्यमियों की हिसाब किताब वाली शैली में परोसती है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है, ये इस मिथ को तोड़ती है कि सफल निवेश के लिए बहुत ज्यादा पैसा, कोई महंगी डिग्री या जटिल गणितीय मॉडल की जरूरत होती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी अपना सकता है, क्योंकि इसका पूरा ध्यान पैसा बनाने से पहले अपनी पूंजी को बचाने पर है। मतलब सुरक्षा पहले। हमेशा कम जोखिम प्लस ज्यादा मुनाफा का जो संयोजन है, यही इसे बाकी सभी रणनीतियों से अलग और ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ये आपको हर गेंद पर छक्का मारने के लिए नहीं कहती। नहीं, ये बस आपको उस एक ढीली गेंद का इंतजार करना सिखाती है जिससे आप आराम से बाउंड्री के पार भेज सकें और इस प्रक्रिया में आपका विकेट भी सुरक्षित रहे। बहुत अच्छा कहा। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो धंधो मेंटालिटी सिर्फ एक निवेश रणनीति नहीं है, ये एक नजरिया है। ये हमें एक जुआरी की तरह कीमतों का पीछा करने के बजाय एक व्यापार के मालिक की तरह मूल्य को समझने पर मजबूर करती है। और उसका एक ही लक्ष्य है, ऐसे दाव लगाना जहां जीतने पर बहुत कुछ मिले और हारने पर बहुत कम जाए। ये मानसिकता हमें भीड़ से अलग सोचने, धैर्य रखने और सबसे बढ़कर अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कला सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि निवेश में सबसे बड़े रिटर्न्स अक्सर कुछ करने से नहीं, बल्कि सही समय पर कुछ न करने से आते हैं। देखो, और इसी के साथ हम एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। धंधो फॉर्मूला उन मौकों को खोजने पर आधारित है जहां बाजार का डर किसी संपत्ति की कीमत और उसके असली मूल्य के बीच एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हर पल कोई नई तकनीक, कोई नया ट्रेंड आ रहा है और हर कोई अगली बड़ी चीज का पीछा कर रहा है, सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति इस शोर शराबे के बीच अपने अंदर वो असाधारण अनुशासन कैसे विकसित कर सकता है जिससे वो हर चमकती चीज का पीछा करने के बजाय उन दुर्लभ 100 रुपए की चीज 30 रुपए में वाले मौकों का शांति से शायद सालों तक इंतजार कर सके। ये क्षमता